टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हम बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत की, जिसका टाइम ड्यूरेशन 1206 से 1526 ईस्वी तक था, जिसमें हमने पढ़ा था कि 320 वर्षों के अंदर जो पांच वंशों ने शासन किया था, वो कौन कौन से वंश थे? गुलाम वंश, जिसकी वीडियो हम बना चुके हैं और पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे खिलजी वंश की। तो ये क्रम मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि ये क्रम एग्जाम में पूछा जाता है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, आपको क्रम वाइज ये पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो हम गुलाम वंश पढ़ेंगे आज। मध्यकालीन भारत का दिल्ली सल्तनत के अंदर आज है खिलजी वंश, जिसका टाइम ड्यूरेशन 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहा। जिसमें देखो, ये एक बहुत ही कम समय तक चला खिलजी वंश, मात्र 30 वर्ष। इसमें से 20 वर्ष तो केवल अलाउद्दीन खिलजी ने ही शासन किया था, है ना? तो हम लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, प्रीवियस ईयर में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और कंप्लीट वीडियो देखें। जितने भी आज तक खिलजी वंश से प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन बने हैं, वो सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं खिलजी वंश। एक्चुअल में क्या है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या कर दी थी, जो लास्ट शासक था गुलाम वंश का। आपको पता ही है, गुलाम वंश का लास्ट शासक था क्यूमर्स। उसकी हत्या कर दी थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने और खिलजी वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है ना? ठीक, ओके। तो सुनिए, दिल्ली सल्तनत में खिलजियों का शासनकाल सबसे कम समय तक चला था, मात्र 30 वर्ष। खिलजी तुर्कों की 64 नस्लों में से एक थे, लेकिन यह निम्न वर्ग के क्या थे? तुर्क थे, तुर्क मुस्लिम थे। गुलाम वंश के आखिरी शासक क्यूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कर दी थी। दोस्तों, क्वेश्चन बनता है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? बोलो। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आपको मोबाइल में देखते समय, जब आप वीडियो देख रहे हैं, तो जब मैं बोलता हूं बोलो, तो अपने मुंह से आवाज निकालनी है, उससे याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ओके, खिलजी वंश में 5 शासकों ने शासन किया था, जिसमें सबसे ज्यादा शासन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, 1296 से 1316 तक, है ना? तो सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी ने किया 1296 से 1316 ईस्वी तक। शिहाब उद्दीन खिलजी ने 1316 में किया था शासन। ऐसे ही कुतुब उद्दीन मुबारक खिलजी ने किया था टोटल 4 वर्ष, 1316 से 1320 तक। और सबसे लास्ट शासक था नसरुद्दीन खुसरवाह, जो केवल 12 दिन जिसने शासन किया था। ठीक है, इतना। अच्छा, डिस्कस करते हैं अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसका टाइम पीरियड रहा 1290 से 1296। ठीक है, 6 साल। इनके बारे में बात करेंगे। तो खिलजी वंश की स्थापना, जैसा कि मैंने आपको बताया था, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। अच्छा, इनका राज्यारोहण जो हुआ था, वो जलालुद्दीन खिलजी ने तत्कालीन शासक क्यूमर्स की हत्या 1290 ईस्वी में, जो गुलाम वंश का था शासक, लास्ट शासक था क्यूमर्स, उसकी हत्या करके 1290 ईस्वी में किलो खरी में स्वयं को सुल्तान घोषित किया। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 70 वर्ष की उम्र में 13 जून 1290 को दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। इसका मतलब क्या है? 70 वर्ष की उम्र, मतलब जब उनकी उम्र कितनी थी? 70 वर्ष थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दिल्ली सल्तनत का सबसे उम्रदराज आदमी, मतलब शासक कौन था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो वो था
खिलजी वंश का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो 70 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था। इतना समझ में आ गया होगा आपको। ओके, उसने राजधानी कहाँ रखी? इसने राजधानी अपनी रखी किलोखरी। देखो, जलालुद्दीन खिलजी कैकुबार द्वारा बनाए गए किलोखरी के महल में हुआ। इसने अपनी राजधानी कहाँ रखी? किलोखरी को ही बनाया था। राज्याभिषेक कहाँ हुआ था इनका? किलोखरी के महल में, और वहीं उसी को किलोखरी को ही राजधानी बना दिया। ठीक है, ओके। जलालुद्दीन खिलजी के समय की प्रमुख घटनाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये एक मलिक छज्जू थे, इन्होंने विद्रोह किया था। जैसे कोई भी शासन कर रहा हो, जैसे किसी की भी सरकार हो, अब से मतलब जो अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसी से हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो उसी प्रकार एक जैसे अपोजिशन होता है ना, कोई भी बोलता है अरे कोई कितना भी अच्छा काम कर रहा हो लेकिन अपोजिशन बोलता ही बोलता है ये गलत हो रहा है। ऐसे ही एक सूबेदार मलिक छज्जू थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था इनके प्रति कि ये ठीक नहीं है, इसको हटाओ, मैं राज करूंगा, उस टाइप से, है ना। तो मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ था 1290 ईस्वी में। कड़ा का सूबेदार था वो मलिक छज्जू, उसने विद्रोह कर दिया था कि सुल्तान इसके विद्रोह का दमन कर दिया। मतलब उसने विद्रोह किया था मलिक छज्जू ने कि इसको हटाओ और मुझे सुल्तान बनाओ, लेकिन सुल्तान ने उसको वहीं के वहीं दबा दिया। ठीक, ऐसे रणथंबोर अभियान चलता है। रणथंबोर अभियान में क्या होता है? 1291 ईस्वी में सुल्तान ने रणथंबोर अभियान किया, लेकिन किले की सुदृढ़ता को देखकर अपना अभियान वापस ले लिया। यहाँ का शासक हम्बीर देव था। एक्चुअल में क्या हुआ कि रणथंबोर जो किला था वो इतना सुदृढ़ था चारों तरफ से कि वो उसमें ये प्रवेश ही नहीं कर पाया, तो वहां तक जाकर के फिर ये लौट के आ गया। ठीक है, और उस समय रणथंबोर का जो शासक था वो था हम्बीर देव। फिर क्या होता है? मंगोलों का आक्रमण होता है। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, एक क्वेश्चन आता है कि मंगोलों के आक्रमण सबसे ज्यादा किस समय पर हुए थे? जब दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश आया था, मंगोलों ने सबसे ज्यादा आक्रमण किए थे उस समय। वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसमें मंगोल पराजित हुए। नेक्स्ट क्या होता है? सिद्दी मौला को मृत्युदंड दिया जाता है। एक एक्चुअल में क्या है कि सिद्दी मौला एक सूफी संत था। सूफी संत, सुल्तान को ये लगा था कि ये जो सिद्दी मौला है, सूफी संत है, वो मेरी हत्या करवाना चाहता है, मतलब षड्यंत्र रच रहा है। ये अफवाह फैली थी, तो सुल्तान ने क्या किया? इस सूफी संत को ही मरवा दिया। तो सिद्दी मौला एक सूफी संत थे। सुल्तान की हत्या के षड्यंत्र रचने की संभावना के कारण इनको मृत्युदंड दे दिया गया। देवगिरी अभियान चलता है। देवगिरी अभियान मतलब देवगिरी में काफी धन दौलत बताई जा रही थी, तो देवगिरी पर अटैक करते हैं ये लोग। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, इनका भतीजा और ये दामाद भी था अलाउद्दीन खिलजी। तो 1296 में खिलजी के नेतृत्व में देवगिरी अभियान हुआ। मतलब देवगिरी पर अटैक किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में। इसने देवगिरी के शासक, उस समय देवगिरी के शासक कौन थे? रामचंद्र देव को पराजित कर अपार धन प्राप्त कर लिया, है ना। पूरा धन लूट लिया। और क्या हुआ? पूरे धन को लूट लाट के और अपने आप राजा को नहीं दिया, अपने पास रख लिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। कब? 1296 में। अब राजा ने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो सुल्तान था, उसने इसको बुलाया कि पूरा धन आपने कैसे रख लिया है, उसको यहाँ राजा के पास जमा कराओ, हमारे पास। तो इसने क्या, ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देता है अलाउद्दीन खिलजी, है ना। तो सुल्तान की हत्या हो जाती है 1296 ईस्वी में कड़ा में। कहा? कड़ा में अलाउद्दीन खिलजी इसकी हत्या कर देता है सुल्तान की। उसके बाद शासन शुरू होता है अलाउद्दीन खिलजी का, जिसने 1296 से 1316
1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया। पूरा खिलजी वंश मतलब 20 साल शासन किया। पूरा खिलजी वंश 30 साल था, तो उसमें से 20 साल शासन किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। पूरा खिलजी वंश इसी के आसपास, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कंप्लीट, अलाउद्दीन खिलजी से ही। तो यही हमने मेन पॉइंट यही है, यही पढ़ना है। ओके, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी और 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। फिर क्या होता है? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरसास्प था। ठीक है। इसने अपने सिक्कों में सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। दोस्तों, ये पॉइंट जितने भी बताए जा रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से सभी इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम में आता है उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। जो बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है मैं उसको बता देता हूं। ओके, यह एक नया धर्म चलाना चाहता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। किंतु एक उलेमा जो मुस्लिम विद्वान थे, उनके कहने पर इसने अपना निर्णय बदल दिया। उन्होंने मना कर दिया कि आप नया कोई धर्म नहीं चलाओ, तो इसने फिर चलाया नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव रखी। देखो, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है ना। सेना को नकद वेतन देना किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और जबकि गुलाम वंश में इल्तुतमिश ने क्या शुरू किया था? अपनी सेना को क्या देता था? वो जमीन देता था, है ना, वेतन के बदले। तो ये नगद वेतन देना इसने शुरू किया और अपनी क्या स्थायी सेना रखी। स्थायी सेना मतलब जितने बंदे थे, जैसे 100 सैनिक रखने हैं, तो 100 सैनिकों का स्केच बनवाया इसने। स्केच बनवा के और जो घोड़े थे उनको भी नॉमिनेट किया और परमानेंट सेना इसने रखी। तो देखो, इसमें है घोड़ा दागने तथा सैनिकों के हुलिया लिखने की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने की। अब देखो, जैसे ये हुलिया लिखने, पहले कैमरे तो थे नहीं, तो हुलिया लिखने मतलब उसका हुलिया क्या स्केच बनवाता था, जिसको सेना में लेता था उसको नगद वेतन देता था ये। और जो पहले क्या है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अभी सेना है, सेना में किसी सैनिक को, जो सैनिक भर्ती होता है, तो उसका पूरा बायोडाटा, फोटो, पूरा बायोडाटा रखा जाता है। और सेना के अंदर जैसे एक यूनिट के अंदर कोई टैंक होता है तो उसका पूरा बायोडाटा होता है। उसी प्रकार घोड़ा है तो घोड़ा का पूरा बायोडाटा होता था। मतलब घोड़ा दागने, उसको एक तरीके से कोई चिन्ह लगाया जाता था और उसका एक तरीके से बायोडाटा टाइप घोड़े का रखा जाता था, किस तरीके का है वो। ऐसे ही जो सैनिक होता था उसका चेहरे का हुलिया बनवाया जाता था और आइडेंटिटी मार्क्स जो होते हैं वो लिखे जाते थे कि उसका कैसा है, कद कैसा है और कलर कैसा है। उस तरीके से उसका बायोडाटा कंप्लीट रखा जाता था। इसका मतलब ये है। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया। पहले सभी राजा 33% राजस्व लेते थे, लेकिन इसने बढ़ा करके उपज का कितना कर दिया था? 50%। इसने लूटे हुए धन, जिसे खम्स कहा जाता है, उसमें सुल्तान का हिस्सा 25% से बढ़ाकर 75% कर दिया। जहां से धन को लूटा जाता था वहां से पहले राजा 25% धन लेते थे, लेकिन इसने 75% कर दिया उसको। अलाउद्दीन के 4 प्रमुख सेनापति थे। इन सेनापतियों से प्रश्न बनते हैं, तो इनको आप जरूर मतलब अच्छी तरीके से इसको अपने माइंड में बिठा लें। सेनापति कौन कौन थे? जफर खां था, नूर सतान खां था, उलुग खां था और मलिक काफूर था। मलिक काफूर से काफी प्रश्न बनता है। ये अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को गुजरात में 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा गया। क्वेश्चन बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी का ऐसा कौन सा सेनापति था
जो 1000 दिनारी था, तो वो कौन था? मलिक काफूर। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोल आक्रमण जो हुए थे उनके बारे में बात करते हैं। 1297 ईस्वी में मंगोल नेता था एक कादर खां, उसने आक्रमण किया था। तो जो सल्तनत सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे उलुग खां, सेनापति किसके? अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में सेना ने पराजित कर दिया था। मतलब उलुग खां ने नेतृत्व किया था और कादर खां को, जो मंगोल नेता था, उनको पराजित कर दिया। कब? 1297। अब 1299 99 में सल्दी मंगोल नेता थे, उन्होंने अटैक किया। तो सल्तनत सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? जफर खां कर रहे थे सेना का नेतृत्व। तो जफर खां की सेना ने सल्दी की सेना को पराजित कर दिया। ठीक है। फिर 1299 में फिर कुतलुक ख्वाजा ने अटैक किया दिल्ली सल्तनत पर, है ना, सल्तनत सेना पर। तो उसका नेतृत्व जफर खां भी कर रहे थे और जफर खां ने कुतुल ख्वाजा मतलब मंगोलों की सेना को हरा दिया। याद रखना, इसमें जफर खां जीत गए थे लेकिन ये इसमें मारे गए थे। ठीक है ना, जफर खां। क्वेश्चन ये बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मंगोलों के आक्रमण में मारा गया था? तो वो था जफर खां। ओके। 1303 में क्या होता है? तरगी वेग आते हैं मंगोल नेता, वो अटैक करते हैं, तो सल्तनत सेना ने इसको पराजित कर दिया था। 1305 में अली वेग, तर्तक एवं तरगी वेग, ये तीनों ने मिलकर अटैक किया, लेकिन मलिक नायक के नेतृत्व में सेना ने इन तीनों को पराजित कर दिया। 1306 में कुबुक मंगोल नेता अटैक करते हैं, तो मलिक काफूर ने इनको पराजित कर दिया। ये मंगोल आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय पर। कुछ विद्रोह हुए अलाउद्दीन खिलजी के समय पर, कुछ विद्रोह हुए, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध 3 विद्रोह हुए थे। पहला क्या हुआ था? एक अगत खां थे, उन्होंने विद्रोह किया कि ये शासक ठीक नहीं है, इसको हटाओ, है ना। और दूसरा उमर खां एवं मंगू का विद्रोह हुआ था, और तीसरा हुआ था हाजी मौला का विद्रोह। ये टोटल 3 विद्रोह हुए और तीनों को अलाउद्दीन खिलजी ने दबा दिया। फिर उसने क्या सोचा, ये विद्रोह क्यों होते? लोग आपस में एक जगह बैठ के बातचीत करते हैं कि ये मतलब जिस तरीके से आजकल हम बात करते हैं कि भाई इसकी सरकार ठीक नहीं है, उसकी सरकार ठीक नहीं है, जैसे 10 बंदे जहां मिल जाते हैं वहीं बात करने लग जाते हैं, ऐसे ही इसने सोचा कि ज्यादा जहां जमावड़ा रहता है लोगों का, वहीं ये ऐसी बात करते हैं और ये विद्रोह तभी होता है। तो इसने अपने नियम बनाए कुछ इसके प्रति, है ना, अध्यादेश इसने जारी किया। क्या क्या थे वो? कि एक सशक्त मजबूत गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की तथा बरीद तथा मुनहिया या जासूस नियुक्त किए, जैसे सीआईडी इस समय, है ना, ऐसे इसने क्या गुप्तचर व्यवस्था किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। यह क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो गुप्तचर व्यवस्था शुरू कर दी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अध्यादेश जारी कर दिया, उसमें नियम बना दिए ना। दूसरा क्या बनाया नियम? अमीरों के पारस्परिक मेलजोल और विवाह संबंधों पर रोक। मतलब विवाह हो रहे थे, है ना, विवाह हो रहे थे, लेकिन विवाह में जो भी अमीरों के विवाह होंगे उसमें ज्यादा जमावड़ा नहीं होगा, मतलब ज्यादा लोग एक जगह पर आकर के इकट्ठे नहीं होंगे। ठीक है, ये इसने अध्यादेश जारी कर दिया, अपने सैनिकों को बता दिया। शराब और भांग जैसे मादक पदार्थों के प्रयोग पर रोक। इसका मानना, अलाउद्दीन खिलजी का मानना यह था कि ये एक जगह इकट्ठे होते हैं, शराब पीते हैं, भांग पीते हैं, मतलब मादक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, और मेरे खिलाफ ये क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं। इसलिए इसने इसको भी रोक लगा दी इन चीजों पर। अनुदान में दी गई भूमि, जो जिस समय इल्तुतमिश ने भूमि मतलब अपने वेतन में देता था सेना में, तो अनुदान में दी गई भूमि इसने वापस ली और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिनके पास अत्यधिक संपत्ति है
उनसे कर के रूप में ये ले ली जाए। जैसे अभी चल रहा है ना, आय से अधिक संपत्ति किसके पास है, ले लो, उसी तरीके से। ठीक। फिर क्या होता है, अलाउद्दीन के अभियानों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है उत्तर भारत के अभियान और दूसरा है दक्षिण भारत के अभियान। अच्छा, उत्तर भारत के अभियानों में अलाउद्दीन ने उत्तरी भारत के कई राज्यों को जीत लिया और जीते हुए राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है ना, अपने राज्य में मिला लिया जीत के। जब दक्षिण के राज्यों को जीतकर भी अपने साम्राज्य में मिलाने की बजाय अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर अपने अधीन शासन करने का अधिकार दिया। दक्षिण राज्य थे जितने भी, उनको सबको जीतकर वहां से क्या लेता था, ये क्या पैसा लेता था उनसे, शासन आप ही करो, लेकिन जैसे हर महीने हर साल मुझे इतने पैसे चाहिए आप लोगों से। ठीक है ना, ये मतलब है इसका। तो एक उत्तर भारत के अभियानों में हम बात करेंगे, उसमें गुजरात विजय आती है। तो गुजरात विजय में क्या है, जो 1299 में गुजरात विजय हुई थी, उसमें इस समय यहाँ का शासक कौन था, कर्ण बघेल था। 1299 में गुजरात अभियान हुआ और कर्ण बघेल बिना युद्ध किए ही भाग गया और देवगिरी में रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली। इस तरह गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। गुजरात विजय जो हुई थी, वहां का शासक कौन था, कर्ण बघेल था। उस पर गुजरात पर अटैक किया जाता है और गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। कर्ण बघेल वहां से भाग करके देवगिरी में छिप जाता है रामचंद्र देव के यहाँ। ठीक है, उसके बाद वो रणथंभौर विजय होती है जो 1300 से 1301 तक होती है। इस समय यहाँ का शासक कौन था, हम्बीर देव था। तो 1300 ईस्वी में रणथंभौर अभियान हुआ। हम्बीर देव के मंत्री रणमल के विश्वासघात के कारण 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने किले को जीत लिया। ठीक, और उसको किसमें, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। चित्तौड़ की विजय होती है 1303 ईस्वी में। तो 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन ने रानी पद्मावती के लिए किया और यहाँ के राजा रतन सिंह को पराजित कर दिया। किंतु रानी पद्मावती ने चित्तौड़ की महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। जौहर कर लिया मतलब अग्नि में प्रवेश कर लिया। ये मैंने फोटो लिए हैं, लगा रखे हैं, इस तरीके से अग्नि में प्रवेश कर लिया था। ये जौहर स्थल है जहां अग्नि में प्रवेश किया था, जौहर कुंड बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद मालवा विजय होती है 1305 में। इस समय यहाँ का शासक कौन था, महलक देव था। 1305 में 1305 में मालवा अभियान हुआ जिसमें महलक देव पराजित हुआ और मालवा को सल्तनत में मिला लिया गया। देवगिरी अभियान होता है 1307 में। इस समय देवगिरी का शासक कौन था, रामचंद्र देव था। 1307 में मलिक काफूर जो इसका सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, उसने देवगिरी पर आक्रमण किया। रामचंद्र देव को परिवार सहित दिल्ली भेज दिया जाता है और रामचंद्र देव यहाँ पर 6 महीने तक रहता है दिल्ली में और अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ ये कर देता है। रामचंद्र देव किसके, अलाउद्दीन खिलजी के साथ। सुल्तान ने इसको 1 लाख स्वर्ण मुद्रा देता है और इसको राय राया की उपाधि प्रदान की जाती है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किसको राय राया की उपाधि प्रदान की गई थी, उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये किसको की गई थी, रामचंद्र देव को, जो कहां के शासक थे, देवगिरी के। तेलंगा अभियान होता है 1309 से 1310 ईस्वी तक। उसमें क्या था, इस समय तेलंगा का शासक कौन था, प्रताप रुद्र देव द्वितीय था। इसकी राजधानी वारंगल थी। युद्ध में पराजित होने के बाद प्रताप रुद्र देव द्वितीय बहुत से उपहार के साथ सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर लेता है। ये दक्षिण भारत के अभियानों के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। फिर आता है होयसल राज्य पर आक्रमण 1311 ईस्वी में। इस समय यहाँ के शासक वीर भल्ला देव तृतीय था। इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी।
इसने भी सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली। एक पांड्य राज्य पर आक्रमण होता है 1311 ईस्वी में, दक्षिण भारत का राज्य था। तो इस समय यहाँ का शासक वीर पांड्य था और ये एक्चुअल में ही वीर था। इसकी राजधानी मदुरा थी। 1311 ईस्वी में मलिक काफूर ने मदुरा पर आक्रमण किया, लेकिन वीर पांड्य इसके हाथ नहीं लगा और यहाँ पर इसने भीषण लूटपाट की। दक्षिण का यही एक राजा था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, है ना। अच्छा, खिलजी की बाजार नियंत्रण जो नीति उसने बनाई थी उसके बारे में बात करेंगे। तो बाजार नियंत्रण नीति सेना की सुविधा के लिए लागू की गई थी। सेना की सुविधा के लिए लागू की गई थी बाजार नियंत्रण नीति। बाजार नियंत्रण नीति दो सिद्धांतों पर आधारित थी। पहला सिद्धांत था उत्पादन लागत के आधार पर वस्तुओं का मूल्य निर्धारण, और दूसरा था बाजार में आम जरूरत की वस्तुओं की कमी ना होना। मतलब जो डेली दिनचर्या की चीजें हैं उनकी कमी ना हो पाए, और उत्पादन लागत के आधार पर जितना कोई वस्तु बनाई जाती है उसमें जो लागत लगती है उससे जो जब उसको बेचा जाता है तो ज्यादा उसका मतलब अमाउंट ना रखा जाए जिससे कोई खरीद ना पाए, है ना। तो उत्पादन लागत के आधार पर वस्तुओं का मूल्य निर्धारण। मान लो किसी वस्तु को बनाने में 50 रुपए लगते हैं तो उसका 70 या 80 के आसपास ही हो, ना कि 200 या 500 रुपए उसका सेल रेट रख दिया जाए, उस तरीके से, है ना। तो और बाजार में आम जरूरतों की वस्तुओं की कमी ना होना। बाजार के अंदर जो डेली जरूरत की चीजें हैं उनकी कमी ना हो पाए, कोई इकट्ठा उनको रख ना ले, मतलब जमावड़ा ना कर ले, जमा ना कर ले अपने पास, और उसको बाद में जब महंगी हो जाए तब बेचे, उस टाइप से, है ना, जैसे अभी लोग कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 4 प्रकार की बाजार गठित किए। कौन कौन से? पहला, मंडी। यह एक अनाज का बाजार था। इससे संबंधित 8 जब्ता मतलब 8 अधिनियम पारित किए गए थे मंडी से संबंधित, मंडी से नहीं, बाजार से संबंधित। तो उसको ये पहला अधिनियम यह था कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के अनाजों का मूल्य निर्धारित था। अनाज बाजार के नियंत्रण करने के लिए सुल्तान ने साहना ए मंडी नियुक्त की और जमाखोरों को कठोर दंड की व्यवस्था इसने की थी। ऐसे ही सराय अदल जो न्याय का स्थान था, इससे संबंधित 5 नियम थे। यह एक तरह से सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था। इसमें विभिन्न प्रकार के कपड़े, मेवे, जड़ी बूटियां, घी, चीनी आदि बिकता था। किसमें? सराय अदल में। अच्छा, घोड़ों, दासों एवं मवेशियों का बाजार लगता था। इससे संबंधित सामान्य नियम क्या क्या थे? पहला नियम था कि किस्म के अनुसार मूल्य निर्धारित किया जाएगा। जैसी किस्म होगी उसी हिसाब से पैसा उसका लगेगा। और दूसरा था दलालों पर कठोर नियंत्रण, मतलब कोई बीच में दलाली नहीं करेगा। जो खरीदने वाला है और बेचने वाले के बीच में कोई दलाली नहीं करेगा, उन पर कठोर नियंत्रण था। सामान्य बाजार था। इसमें बाजार में आम जरूरत की वस्तुएं बिकती थी, जैसे सब्जी, मिट्टी के बर्तन आदि। इनका मूल्य भी उत्पादन मूल्य पर आधारित किया जाता था। मतलब जितना उत्पादन उसको बनाने में जितना पैसा लग रहा है उसी के अनुसार उनका मूल्य निर्धारित किया जाता था। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य जो उसने कराए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इन्होंने अलाई दरवाजा बनवाया, जो कहां पर है? दिल्ली में। सीरी का किला कहां पर है? दिल्ली में। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। हजार खम्बा महल जो दिल्ली में है वो किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने उसके 6 वर्षीय पुत्र शहाबुद्दीन खिलजी को सुल्तान बना दिया और खुद उसका प्रतिशासक बन गया। किस लिए बनाया उसको? कि इसको गद्दी पे बिठा दूंगा और मैं अपनी अपनी चलाऊंगा, है ना, उस टाइप से कि चली गए
उसमें मतलब शासन करने में चलेगी मेरी, और इसको केवल शासक के रूप में बैठा देता हूं शहाबुद्दीन खिलजी को, जो 6 वर्ष का उसका पुत्र था, सबसे छोटा। लेकिन लगभग 35 दिन बाद क्या होता है, 35 दिन के शासन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के तीसरे बेटे मुबारक बादशाह खिलजी ने मलिक काफूर की हत्या कर दी और शहाबुद्दीन को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी और खुद शासक बन गया। मुबारक शाह खिलजी के बारे में बात करेंगे, जिसका शासनकाल 1316 से 1320 तक रहा। इसने खलीफा के पद को मान्यता नहीं दी और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। क्वेश्चन बनता है, खिलजी वंश का ऐसा कौन सा शासक था, या दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जो उसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया था? तो वो कौन था? मुबारक शाह खिलजी, जिसका मानसिक संतुलन सही नहीं था। यह दरबार में कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर आ जाता था और कभी कभी निर्वस्त्र आ जाता था। किसमें? दरबार में। बाद में इसके प्रधानमंत्री जो खुसरो खां था, उसने 1320 में इसकी हत्या करवा दी और खुद शासक बन गया। तो ये नसरुद्दीन खुसवर शाह था, वही खुसरो खां था। ये इसका खिलजी वंश का लास्ट शासक था। तो 15 अप्रैल से 27 अप्रैल केवल 12 दिन इसने शासन किया, शासन कर सका। इसके बाद इसकी हत्या करवा दी गई और खिलजी वंश यहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक दोस्तों, अभी डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यादव शासकों की राजधानी थी तो क्या थी? देवगिरी। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ जो विजय स्तंभ है, उसका निर्माण कराया था किसने? कराया था राणा कुंभा ने। दिल्ली का सेनापति जिसने सफलतापूर्वक मदुरई पर आक्रमण किया था, वो कौन था? मलिक काफूर। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इनमें से एक खान से निकला। कौन सी खान से निकला था प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा? गोलकुंडा की खान से। दिल्ली का शासक खिलजी था, एक तुर्की था वो। इसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में आ चुके हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई? तो वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में उसके साथ था? तो अमीर खुसरो उसके साथ था। देखो, इस तरीके से क्वेश्चनों को घुमाया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ दक्षिण अभियान में उसके साथ कौन था इतिहासकारों में से, है ना? तो ये घुमाने की, सीधा यही पूछ सकते थे इतिहासकारों में से अलाउद्दीन खिलजी के साथ इनमें से कौन था? तो अमीर खुसरो था। ठीक है ना? तूतिए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली में हुआ था। आप पटियाला मत कर देना, पटियाली में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस कर की शुरुआत की थी? तो घरी कर की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने आरंभ की थी। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं है? दरोगा ए मंडी नहीं है। ठीक है ना? साइना ए मंडी, दीवान ए रियासत और बरीद ए मंडी, ये तीनों अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। दरोगा ए मंडी नहीं है। ये अधिकारी थे अलग अलग उनके कंट्रोल करने के लिए। साइना ए मंडी, दीवान ए रियासत और बरीद ए मंडी। ठीक है ना? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अमीर खुसरो कौन थे? तो एक कवि थे, संगीतज्ञ भी थे और इतिहासकार भी थे, है ना? जैसे अमीर खुसरो एक थे, संगीतज्ञ, इतिहासकार, कवि, तीनों थे। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो अमीर खुसरो ने देखा था। दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया, तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान शासक था जिसने दक्षिण को जीतने का प्रयास किया था। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? मलिक काफूर को सौंपा था। मलिक काफूर जनरल था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मलिक काफूर था। निम्न में से किसको 1000 दीनारी की पदवी दी गई थी? तो मलिक काफूर को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1297 ईस्वी में मलिक काफूर को मलिक ए नायब बना दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बना दिया। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान पूर्वक सुनना है इनको, ठीक है ना। और हो सके मैं ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से ले लेना, पूरे कंप्लीट ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चनों को लगा लेना। और टेलीग्राम का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसमें और भी जितनी मैंने वीडियो बनाई है हिस्ट्री से संबंधित, उन सभी का लिंक मिल जाएगा। मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है किसने? अमीर खुसरो ने दिया था। मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत मतलब एक बढ़ा चढ़ा करके बहुत अच्छा वृत्तांत मतलब लेख जिस लिखा है वो किसने? अमीर खुसरो ने लिखा है मलिक काफूर के बारे में, जो उसने दक्षिण अभियान किया था। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, तुर्क थे वो। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तुर्क। अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन अपनी किस रचना में किया है? तो मिफ्ता उल फुतूह में किया है। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया था जलालुद्दीन खिलजी को, है ना। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विरुद्ध था? तो देवगिरी के कब? 1296 ईस्वी में किया था देवगिरी की। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के किस हिंदू शासक को रायन की उपाधि दी थी? रामचंद्र देव को। अलाउद्दीन के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी झत्यपाली से उत्पन्न था, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी? जो राजा देवगिरी का राजा था, राजा रामचंद्र देव, उसकी पुत्री थी झत्यपाली। उसका विवाह किससे कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी से। तो उसका इन दोनों का पुत्र कौन था? उसका क्या नाम था? शहाबुद्दीन उमर। निम्नलिखित नगरों में से किसे कुतुबुल इस्लाम का नाम दिया गया? तो देवगिरी को नाम दिया गया था कुतुबुल इस्लाम। इनमें से किस सुल्तान ने देवगिरी का नाम कुतुबुल इस्लाम रखा था? तो मुबारक शाह खिलजी ने रखा था कुतुबुल इस्लाम देवगिरी का नाम। अलाउद्दीन अच्छा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का प्रयास था और उसने दक्षिणी राज्यों का विलय नहीं किया। दोनों सही है भाई, ए और आर दोनों सही है। आर ए को की सही व्याख्या है, ठीक। अमीर खुसरो किसका दरबार कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का था। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से। प्रसिद्ध कबीर अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिकी थे? तो इल्तुतमिश के समसामयिकी नहीं थे, नहीं तो गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी तीनों के शासनकाल में ये रहे थे। कौन? अमीर खुसरो। निम्न में से किसने आसिका नूर सिपहर किरान उस सादेन एवं खजाइन उल फतूह की रचना की है? अमीर खुसरो ने की है, ये इसकी रचना है, इनको देख लेना, ठीक है ना। अच्छा, इनमें से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है? आपको वो याद होंगी तो आप बता पाएंगे। तहकीक ए हिंद इसकी रचना नहीं है। निम्न में से किसकी रचना अमीर खुसरो ने नहीं की है? तो ताजुल मासिर की रचना नहीं की है। इनको आप याद कर लेना। अमीर खुसरो की जितनी रचना है बहुत इंपॉर्टेंट है, अमीर खुसरो बहुत आता है एग्जाम में। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी अमीर खुसरो ने, खड़ी बोली से संबंधित है। निम्नलिखित में से हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को ही माना जाता है। निम्नलिखित फारसी कवियों में से
किसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का चित्रण किया है? अमीर खुसरो ने किया है। इनमें से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? अमीर खुसरो ने खुद को ही हिंदुस्तान का तोता कहा था। अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज का खेल आविष्कृत किया गया भारत में। अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज का खेल कहाँ आविष्कृत किया गया था? भारत के अंदर। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो हैं। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था? अमीर खुसरो को बंदी बनाया लिया था मंगोलों ने। काव्य व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो। बहुत क्वेश्चन बनते हैं अमीर खुसरो से, ठीक है ना। फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो ने किसके आदेश पर अपनी प्रसिद्ध मसनवी आसिका लिखी थी? खिज्र खां। खिज्र खां के आदेश पर मसनवी आसिका इसने क्या लिखा था? लेख लिखा था। खिज्र खां के आदेश पर। अमीर खुसरो ने अपनी प्रसिद्ध मसनवी आसिका किसके शासनकाल में लिखी थी? खिज्र खां के में। मीर हसन देहलवी निम्न में से किसके दरबार में था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। किन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों के कत्लेआम करने की कार्रवाई का विवरण दिया है? तो इसामी तथा बर्नी ने दिया है। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों में पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। ये किसने? बर्नी ने। विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? तो काकतीय का था। वारंगल पर काकतीय का शासनकाल था उस समय। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त किया था। घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान। घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? मोहम्मद खिलजी ने। दीन ए मुफ्त खराज की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ए मुफ्त खराज का संबंध किससे था? तो वो भू राजस्व से था। दीवान ए मुफ्त खराज विभाग की स्थापना की गई थी बकाया लगान की वसूली के लिए। बकाया लगान की वसूली के लिए की गई थी दीवान ए मुफ्त खराज विभाग की स्थापना। निम्न मुस्लिम सुल्तानों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित था सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। हाँ जी, वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। नहीं, ये गलत है ना। तो ए सही है परंतु आर गलत है। सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नकद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नकद वेतन शुरू किया था और एकता प्रणाली खत्म कर दी थी, जो किसने? इल्तुतमिश ने शुरू की थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये सब मैंने पढ़ा चुका हूं आपको, है ना, वही क्वेश्चन आ रहे हैं। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के समय पर। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से कौन लूट में प्राप्त धन का 80%
राज्य कर के रूप में लेता था। ये 75 से 80% तक था, यहाँ 80% कर दिया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी। निम्न में से किस एक को अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था दीवाने रियासत को? किस दिल्ली सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहा था? अलाउद्दीन खिलजी। देखो बहुत उनमें पेपरों में आया हुआ है एग्जाम में। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी, है ना। उलेमा जो उनका एक उलेमा लोग भी थे मतलब, और उलेमा एक क्या थे? धर्म गुरु भी थे, उन्होंने मना कर दिया था इनको। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन उलेमा की इच्छाओं का पालन नहीं करता था? अलाउद्दीन खिलजी। राज कार्यों में उलेमाओं का विरोध सर्वप्रथम किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। निम्न में से किसने कहा कि उसे सरा की चिंता नहीं है? ये भी सरा की चिंता नहीं है, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो कुतुब मीनार का ये मेन गेट है, ठीक है ना। भारत में प्रथम अवशिष्ट वास्तविक गुम्बद निम्नांकित में प्राप्त है अलाई दरवाजे में। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी अलाई दरवाजा में। भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत में किस युग से संबंधित है? दिल्ली सल्तनत से। नीचे दिए गए व्यक्त दिए गए एक को कथन ए दूसरे के कारण आर चिन्हित किया गया है ना। ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, उनमें आते हैं एग्जामों में, अच्छे लेवल के होते हैं। तो यूपीपीसीएस में आया हुआ है। अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण कराया। वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था। तो दोनों ए एवं आर दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है ना। सीरी दुर्ग का निर्माण कराया था, लेकिन इसका इससे कोई संबंध नहीं है आर से। किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय पर हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी, तो जफर खां की मृत्यु हो गई थी 1306 ईस्वी में। सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा का क्या हुआ था? सिंधु सीमा थी, जो दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच में जो सीमा बनी हुई थी, एक बॉर्डर लाइन सिंध थी। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन चार खान अलाउद्दीन खिलजी का अति विश्वसनीय थे? तो अल्प खां, उलूग खां, नुसरत खां और जफर खां, ये कौन थे? इसके सेनापति थे। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? खिलजी वंश ने किया था। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? खिलजी ने। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? खिलजी ने। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासक किया? तो गुलाम और तुगलक, मतलब गुलाम उससे पहले थे और बाद में आए तुगलक। मैंने पूछा था ना, क्रम पूछ लिया जाता है, तो आपको क्रम पता होगा तो आप बता देंगे इसको। सबसे पहले गुलाम आया, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद आगे, है ना। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। उसने कृष्य जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की माल गुजारी वसूल की। उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। तो एक और थर्ड सही है, उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, ये गलत है। निम्नलिखित में से किसने अब्बासी खलीफा को प्रभुता को अस्वीकार कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी था ऐसा। दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह का पद धारण किया? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने धारण किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आप ये कंप्लीट जो 100 क्वेश्चन मैंने खिलजी वंश के ये बताए इंपॉर्टेंट हैं, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा।
खिलजी वंश से क्वेश्चन बनता है तो अगली वीडियो के साथ मिलेंगे।